नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आज हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन रहने वाला है। 16 नवंबर से आप लोग की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इस क्लास में हम लोग यहाँ पर हिंदी का एकदम बिल्कुल फायर सेशन लेकर आए हैं। 25 में से 25 नंबर देखते हैं आज आप लोगों में से कौन लेकर आएगा। देखिए, कल हमने हिंदी का एक आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करवाया था और आज हम लोग हिंदी में जो है उसका एक नए पैटर्न को फॉलो करते हुए, कई सारे बच्चे बोले सर अलंकार आएगा, समास आएगा या संधि पेपर में आएगा, तो मैंने कहा मना नहीं करा, मैंने कहा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा हिंदी की आपको बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो जो भी आप लोग की अभी नई बुक्स जो भी आपकी मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें जो है आप लोग का जो आपका नया पैटर्न उसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोग के शामिल हैं। आज हम लोग जानेंगे आखिरकार कौन कौन से प्रश्न हैं जिन्हें आप लोग को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो भी टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, उसी पर आधारित आज हम लोग एक छोटा सा जो है प्रैक्टिस पेपर जो कि नए प्रश्नों पर आधारित है, जो लेटेस्ट सिलेबस है आप लोगों का उस लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है। तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये आप जान पाएंगे इस पूरी क्लास को देखने के बाद। हिंदी में क्या पढ़ें और कैसे लाएं पूरे नंबर 25 में से 25। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। इससे पहले क्लास को शुरू करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मिलकर अपनी क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। अमृत का विलोम होता है विष। अमृत का विलोम क्या होता है, विष होता है। अमर का होता है मर्त्य, अमर का विलोम होता है मर्त्य, ठीक है ना। तो जिसका भी आंसर आ रहा है विष, बिल्कुल राइट है। अमृत का उल्टा आपको बताना है, तो याद रखिएगा अमृत का विलोम होगा विष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में से अनुज का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अग्रज, तनुज, ये सभी, मनुज। तो आपको बताना है कि अनुज का विपरीत यानी कि अपोजिट, ठीक है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इसको देखिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपको दे रखा है अनुज, अनुज का विपरीत होता है अग्रज। अनुज का विपरीत होता है आपका अग्रज। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। अनुज शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का आशय होता है छोटा भाई। छोटे भाई के सेंस में बोला जाता है अनुज, ठीक है। और अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। तो छोटे भाई का उल्टा क्या होगा, बड़ा भाई, यानी कि अग्रज। अनुज मतलब छोटा भाई, अग्रज मतलब होता है आपका बड़ा भाई। आइए अगला सवाल आपके सामने है। अल्पाहारी, कल के पेपर में मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था शाकाहारी, फलाहारी, अल्पाहारी, मांसाहारी। तो अल्पाहारी का मतलब होता है जो कम खाता है। जो कम खाता है उसको बोलते हैं अल्पाहारी, जो फल को खाता है उसको बोलते हैं फलाहारी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर, दूरस्थ, औरस या सहोदर। एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा, फटाफट से आप लोग मुझे बताइए। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो यह कहलाता है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उसको बोलते हैं अन्योदर, अन्योदर। जबकि एक ही माता से उत्पन्न संतानों को बोलते हैं सहोदर। दो बातें आप लोग याद रखिएगा। जो अन्य माता से उत्पन्न होता है, अन्य माता से उत्पन्न, इसको हम लोग बोलते हैं अन्योदर। और अगर एक ही माता से उत्पन्न संतान है तो उसको बोलते हैं सहोदर। तो ये होता है आपका एक ही माता से उत्पन्न। सभी लोग यहां पर नोट कर लीजिए, अगर एक ही माता से उत्पन्न संतान है तो उन संतानों को बोलते हैं सहोदर, उन संतानों को बोलते हैं सहोदर। और अगर अन्य माता से उत्पन्न हुई संतान है उसको बोलते हैं अन्योदर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, हाँ बिल्कुल सही बोला आपका। अन्योदर में आपकी यड़ संधि है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है।
इसको बताइए। अर्घ के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। दोस्तों अर्घ के लिए सबसे अलग शब्द की पहचान कीजिए। देखिए अर्घ का मतलब आपका क्या होता है, जैसे कि आप जानते होंगे अर्घ का मतलब होता है अपवन तथा काड़ा भी होता है। अर्घ का मतलब आपका होता है काड़ा, अपवन। सूर्य की भी केस में देखिए सूर्य के पर्यायवाची में आपका आता है रवि, सूरज, अर्घ, दिनकर, प्रभाकर, मार्तंड। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सूर्य का पर्यायवाची भी हो जाएगा आपका, क्योंकि सूर्य का पर्यायवाची में आपका आता है रवि हो गया, सूरज है, अर्क है, दिनकर है, प्रभाकर है, मार्तंड है। जबकि अंतर मेरा सबसे अलग है, इसी को बोल रहा है बेमेल। आपको बताना है कि बेमेल शब्द कौन सा है, तो बेमेल शब्द की पहचान करनी है। तो प्यारे साथियों बेमेल शब्द हो जाएगा अंतर। और कुछ बच्चे इसका जवाब डी दे रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँ सूर्य के अर्क, दिनकर, ये सब आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। अर्क, दिनकर, प्रभाकर, दिनकर, प्रभाकर, और आप लोग का यहां से मार्तंड, और आप यहां से मार्तंड। समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? आवाज क्लियर आ रही है आप लोग को? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कपड़ा। कपड़ा का पर्याय बताइए। आपका होता है बसन। कपड़े के और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे वस्त्र। कपड़े के दोस्तों और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे कि वस्त्र हो गया। पट मतलब भी आपका कपड़ा होता है। चीर मतलब भी आप लोग का कपड़ा होता है ना। पहरावा मतलब भी आपका कपड़ा होता है। तो ऐसे में दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? वसन होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए प्यारे साथियों अगला वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अध्ययन, छोटा आ, आधा धा बनता है, ठीक है ना। फिर आप लोग का दो बार पूरे पूरे या बनेंगे, फिर ना। अध्ययन, 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 इसको क्या बोलते हैं? अध्ययन बोलते हैं। तो इसमें कहां पर लिखा हो ये गलत है, ठीक है। अच्छी बात है, बस आप भी जो है मन लगाकर कुल लिख लिया कीजिए जो भी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना है। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को? देखिए एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, कुछ नेटवर्क रिलेटेड एरर आ रही है यहां पर। एक बार आप लोग जो है रिफ्रेश कर लीजिए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्राहित, अनुग्रहित। तो आइए दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा इसको बताइए। आइए दोस्तों एक बार आप लोग रिफ्रेश कर ले, रिफ्रेश करेंगे शायद आप लोग की प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है बताइए। अनुग्रहित ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। आ ना छोटियों की पाई अनुग्रहित, तो ये आप लोग का लिखा हुआ है अनुग्रहित, ठीक है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। देखिए पेपरों में आपके मुहावरे भी आएंगे इस बार। जो नया पैटर्न है आप लोग के एग्जाम का, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? देखिए उसने तो मेरी आंखें खोल दी, तो आंखें खोल दी का मतलब होता है भ्रम को दूर करना। अब तो वॉइस तो आपको क्लियर आ ही रही होगी, ठीक है ना। बाकी बफरिंग प्रॉब्लम अपने आप सही हो जाएगी। मेरी आंखें खोल दी, आंखें खोलने का मतलब होता है भ्रम को दूर करना। जो भ्रम था, भ्रम को दूर करना। ओके,
तो भला हो बेटा तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। तो ये होगा भ्रम को दूर करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका सही अर्थ क्या होगा आप लोग मुझे बताइए। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब होता है बहुत थोड़ा। अब इतना बड़ा ऊंट, जीरे का एक दाना, तो क्या बहुत थोड़ा सा। तो ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ध्यान दीजिए, ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा। आइए, आपके पेपर में एक या दो क्वेश्चन आते हैं रिक्त स्थान आपूर्ति के, उसको फुल कीजिए, पूरा कीजिए और बताएंगे कि भाई विकल्पों के मुताबिक क्या आ सकता है इसमें सही जवाब। सिंहासन खाली करो की आती है, देवता आती है, असुर आती है, जनता आती है, लोक आती है। प्रश्नगत विकल्पों में से दिए गए रिक्त स्थान के लिए जनता शब्द मुझे लगता है सबसे ज्यादा उपयुक्त शब्द है। तो आप सबके अकॉर्डिंग यहां पर आंसर जनता आएगा। तो क्या होगा, सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो ये पंक्ति है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य पंक्ति है, सिंहासन खाली करो की आती है। और ये पंक्ति दोस्तों किसकी है? ये पंक्ति है दोस्तों, यहां पर पंक्ति है जो कि है आपके राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी। ओके, नोट कर लीजिएगा आप लोग यहां से, ये पंक्ति आपकी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। जिसका दमन ना किया जा सके वह कहलाता है, जिसका दमन ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? तो दिए गए वाक्यों के आधार पर, विकल्पों के आधार पर रिक्त स्थान के लिए एक शब्द आता है अदम्य। सम्यक वाक्य विन्यास है। तो जिसका दमन ना किया जा सके, जिसका दमन ना किया जा सके वह कहलाता है अदम्य। जिसका दमन नहीं कर सकते उसको बोलेंगे अदम्य। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आइए अब देखिए प्यारे दोस्तों, इस ग्रंथ को इतिहास की से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। इतिहास की दृष्टि से, इतिहास की तुलना से, इतिहास के पन्ने से, इतिहास की ओर से। तो इसमें आएगा आपका राइट आंसर दृष्टि। ओके, तो दोस्तों आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण, इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि। आइए अब आप बताएंगे, बारिश ठंड बढ़ गई, बारिश से, देखिए बारिश से ठंड बढ़ गई, बारिश द्वारा ठंड बढ़ गई, बारिश के कारण ठंड बढ़ गई, बारिश के लिए ठंड बढ़ गई। बहुत ध्यान से, बहुत सारे विकल्प देखने में आपको सही। तो बारिश के कारण, इसकी वजह से, ओके ना, तो आप लोग का बारिश की वजह से या बारिश के कारण जो है ठंड बढ़ गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हो रही है और इसका रीजन है ठंड का बढ़ना। बारिश का होना ये कारण हो गया, ये रीजन हो गया, और ठंड बढ़ी है, से नहीं, द्वारा नहीं। बारिश से ठंड नहीं बढ़ी है, बारिश के कारण ठंड बढ़ी है। समझ में आ रहा है आप लोग को? आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। वाक्यों का वर्गीकरण जो है मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्य, देखिए दोस्तों आप लोग को बताते हैं वाक्यों का जो वर्गीकरण है, अगर आपको नहीं मालूम, पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम आपको बताते हैं वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का जो वर्गीकरण आप लोग का दो तरीके से किया जाता है। सबसे पहला होता है आपका अर्थ के आधार पर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहला जो आपका वर्गीकरण होता है आप लोग का अर्थ के आधार पर होता है, और आपका आधार पर। अब अर्थ के आधार पर आप, ओके, तो इसमें दोस्तों क्या आता है, हमारा विधिवाचक आता है, विधिवाचक, निषेधवाचक, निषेधक, आज्ञावाचक, ये सब आपको पता होगा, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, ठीक ना, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक, इच्छावाचक और संकेत। आप लोग की परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछता है कि रचना के आधार पर जो वाक्य हैं
ठीक है ना। रचना के आधार पर जो वाक्य है इनको बांटा गया आप लोग का 3 तरीके से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों। आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, आप लोग यहां से एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए। सरल वाक्य, दूसरा आपका होगा मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। बात समझ में आ रही है आपको। अर्थ के आधार पर 8 हो गए, रचना के आधार पर 3 हो गए, लेकिन इन्होंने केवल क्या पूछा है, इन्होंने केवल पूछा है कि वाक्यों का जो वर्गीकरण है मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। हमारा सही जवाब हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए, राम आया और श्याम चल दिया। तो ये कैसा वाक्य है? देखिए, राम आया और श्याम चल दिया संयुक्त वाक्य है, जिसका मिश्र वाक्य जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, यह मिश्र वाक्य हो गया। तो यहां पर राम आया और श्याम चल दिया, तो यह क्या है? संयुक्त वाक्य है। और इस संयुक्त वाक्य को चेंज करना है मिश्र वाक्य में। तो जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, यह हो गया आपका मिश्र वाक्य हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो अगर आपका आंसर आ रहा है यहां से ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड, समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छा, अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? आप लोगों के पेपर में जो है संधि के क्वेश्चन भी आते हैं, समास के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो नया पैटर्न है उसमें संधि, समास, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको मैं वही बता रहा हूं कि जो नया पैटर्न है वो क्या कहता है, वो क्या बोलता है। संधियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, स्वर में आपकी 5 प्रकार की संधि आती हैं। फिर नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है, याद रखिएगा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए। सूर्योदय में संधि विच्छेद कीजिए। सूर्योदय, सूर्योदय आपको यहां पर दोस्तों दिया गया है सूर्योदय। सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य, सूर्य प्लस उदय। सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों, सूर्य प्लस उदय। और इसमें हमारी संधि कौन सी है? गुण संधि है। इसमें दोस्तों हमारी संधि कौन सी है? गुण संधि है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आ या फिर आपका आ, छोटा आ या फिर बड़ा आ अगर आपका आ रहा है, इसके बाद अगर आपका ई, ऊ या फिर बड़ा हुआ जाए, री आ जाए, तो ये दोनों मिलकर आपके ए, औ और अर हो जाते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र, यथा प्लस इंद्र यथेष्ट, है ना, यथा प्लस ईष्ट यथेष्ट, सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्योर्जा, पर प्लस उपकार परोपकार, इस तरीके से। तो जिसका भी आंसर आ रहा है सूर्य प्लस उदय, बिल्कुल राइट है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। समास के पदों को अलग करने को क्या बोलते हैं? समास के पदों को अलग करने को बोलते हैं समास विग्रह। ठीक है ना, समास के पदों को अलग करने को बोलते हैं समास विग्रह। जैसे माता पिता, माता और पिता अलग कर दिया। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आपके सामने है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि क्या होता है? बहुब्रीहि क्या आप लोग यहां पर जानते हैं? हाँ बताइए, क्या प्रॉब्लम है? कमेंट आपका बिल्कुल दिख रहा है, ध्यान से पढ़िए, तभी तो मैं आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझाते हुए चल रहा हूं। देखिए, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता। आप नोट कर लीजिए, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि चतुर्भुज, मैंने क्या बोला? चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। ना तो 4 से मतलब है, ना भुजाओं से मतलब है, कहीं इसका मतलब अन्य व्यक्ति की ओर जा रहा है, वो है हमारे भगवान विष्णु जी। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल, तो ये भी क्या है? बहुब्रीहि है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्भुज। ओके, तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, चतुर्भुज। हार्दिक पांडे जी, ये सब नहीं आता गुरुदेव, मैं एसएससी जीडी अटेम्प्ट कर चुका हूं। मैंने भी आपको बताया कि भाई 2019 में जो आपका पेपर हुआ है उसमें आपका इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं।
इस तरीके से मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया है। जो भी हमने आपको एसएससी जीडी के 2019 के पेपर जो सॉल्व करवाए हैं, आप एसएससी जीडी का पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं, अच्छी बात है, आपको एक्सपीरियंस है। मैंने भी जो है आप लोगों को करीब 40 सेट करवाए हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर के। मैं भी कह रहा हूं पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन मैं आप लोग के साथ में ये भी कह रहा हूं कि आप लोग के जो नई बुक्स आ रही हैं, जो आपके एसएससी जीडी का जो नया पैटर्न है, उसमें ये सवाल पूछे जा रहे हैं। उसमें मैंने देखे प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। इसलिए बस मैं आप लोगों से इतना कहना चाह रहा हूं, आप अपने टाइम में से 10 मिनट या 20 मिनट निकालकर इन टॉपिक पर ध्यान दे लीजिएगा, जिससे कि एग्जाम में अगर ये प्रश्न आए तो आप उनको गलत ना करें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो क्लास को जरूर यहां पर देखें, और अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, कमेंट करके मैं एक बार जरूर बता दीजिएगा, जिससे कि आपको पूर्ण रूपेण आपको हर तरीके से एक एक चीज बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास में आपका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? चतुर्भुज हो जाएगा। अगर आप अपने 24 घंटे में से 10 मिनट के लिए ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो इससे जो है आप लोग के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, साथ ही साथ अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा हिंदी में आपके 25 में से 25 या 26 नंबर भी आ सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है, आप पढ़ें या ना पढ़ें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह भी क्वेश्चन मैंने पेपर में नहीं देखा है, तो साथियों ध्यान दीजिएगा। अलंकार का मतलब जानते हो क्या होता है आपका? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, आभूषण। वर्ण जो होती है भाषा की छोटी इकाई होती है, इसके दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और विशिष्ट का शाब्दिक अर्थ है सबसे अलग। तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण। ओके, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। ये पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, बस खाली एक बार देखना है। 9th क्लास में जो हिंदी पढ़ी ना आपने, 9th क्लास में, 10th क्लास में, बस थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया गया है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, क्या दिया गया है? इस तरीके का भी मैंने 2019 के पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया है, लेकिन यह भी आपको क्वेश्चन नए वाले जो सेट आ रहे हैं उसमें दिया जा रहा है कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? काल, संख्या, क्रिया, विशेषण। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे बोलते हैं क्रिया। क्रिया का मतलब ही होता है काम। काम का मतलब क्या है? क्रिया। इंग्लिश में पढ़ा ना, वर्ब। हंसना, रोना, गाना, खाना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं, हिंदी में क्रिया बोलते हैं। तो काम करने का बोध या काम के होने का बोध जो कराता है वो शब्द है क्रिया। तो अगर आपका आंसर क्रिया आया है, बिल्कुल राइट है। तो ये मैंने कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को जो है काफी पसंद आया हो। सॉरी वाली भाई कोई बात नहीं है, आप लोग की अपनी क्लास है, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है आप लोग पूछ लिया करिए, बिल्कुल ओके। बाकी आप लोग को जैसा अच्छा लगे आप क्लास को जरूर देखिए। और ये बस मुश्किल से देखिए, इसमें एक नया टॉपिक मैंने देखा है, एक तो संधि टॉपिक मुझे दिख रहा है, एक समास टॉपिक मुझे दिख रहा है, और एक आ रहा है बेसिक। जो बेसिक नहीं आप लोग के टॉपिक हो, जैसे कि क्रिया हो गया आप लोग का, इस तरीके से आप लोग का संज्ञा, सर्वनाम, तो उनसे संबंधित प्रश्न उठ के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी की डेली क्लास आप लोग की चल रही है। कल हमने आपको प्रीवियस ईयर का पेपर कराया था, और आज हमने एक नया प्रैक्टिस सेट कराया है। इस तरीके से नए क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं। बाकी देखते हैं, फिलहाल पेपर होगा आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे जितने भी नए सेट आ रहे हैं मार्केट में, जो भी बुक्स आपकी अवेलेबल हैं, उन सबको भी कंप्लीट करेंगे आप लोगों के लिए। बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फिर होगी मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए, जय बीएसए क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।